नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं स्पेशल रिपोर्ट की। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए के पक्ष में एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं, उनकी धमक तमाम देशों में सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के साथ गलबहियां करने वाला चीन भी उन्हीं देशों में से एक है जो एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दोहराने लगा है। देखिए रिपोर्ट। चीन तक पहुंची एग्जिट पोल की धमक। मोदी रिटर्न्स की संभावना पर चीन के मन की बात। पाकिस्तान में डर, चीन के बदले सुर। भारत में होने वाली हर घटना पर चीन और पाकिस्तान की नजर रहती है। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है। सातों चरण के मतदान में वोटिंग पैटर्न किस ओर झुक रहा है, जनता किसे चुनने का मन बना रही है, मतदान की परसेंटेज क्या है, इन सब पर चीन और पाकिस्तान की नजरें टिकी थी। चीन और पाकिस्तान का सियासी धड़ा और मीडिया एक्टिव होने लगा, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़ों में इस बार भी संभावना मोदी रिटर्न्स की बताई जा रही है। और यही वजह है कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भारत चीन दोस्ती की संभावना जताई गई है। ग्लोबल टाइम्स में छपी रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया कि मोदी सरकार की हैट्रिक से भारत की विदेश नीति और कूटनीति और ज्यादा मजबूत होगी। ग्लोबल टाइम्स को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माना जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी के रणनीतिकार जो बातें सार्वजनिक रूप से नहीं कह पाते, अक्सर उन्हें सरकारी मीडिया के जरिए पब्लिक डोमेन में रखा जाता है। ऐसे में ग्लोबल टाइम्स में जो कुछ लिखा गया है, उसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़कर देखा जाता है। ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में लिखा है, एग्जिट पोल से पता चलता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में आ सकते हैं। मोदी की सभी घरेलू और विदेशी नीतियां लगातार जारी रहेंगी, क्योंकि भारत की आर्थिक तरक्की को बढ़ावा देने वाली उनकी कोशिशों को जारी रखने की उम्मीद है। दरअसल 1 जून को 7वें चरण के मतदान के बाद देश की अलग अलग एजेंसियों ने एग्जिट पोल के डेटा को सार्वजनिक किया, जिसमें से ज्यादातर एग्जिट पोल मोदी सरकार की वापसी के संकेत दे रहे हैं, मतभेद मिटाने की बात कर रहा है। विश्लेषकों ने द्विपक्षीय संबंधों को स्वस्थ और स्थिर विकास की राह पर वापस लाने, मतभेदों को दूर करने और खुले संचार को बनाए रखने के लिए भारत द्वारा चीन के साथ सहयोग करने के महत्व पर जोर दिया है। भारतीय मीडिया ने रविवार को बताया कि भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की 12 एग्जिट पोल में बड़ी जीत की भविष्यवाणी की गई है। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम में विश्लेषकों का हवाला देते हुए लिखा गया है, विश्लेषकों ने कहा है कि अगर मोदी जीतते हैं, जो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे नेता बन जाएंगे। मोदी की सभी घरेलू और विदेश नीतियों में मजबूत निरंतरता बनी रहने की उम्मीद है, जिसमें महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना कम है। उधर चीन का पिछलग्गू पाकिस्तान मोदी रिटर्न्स की संभावनाओं से दहशत में है। पाकिस्तान के न्यूज़पेपर डॉन में भारत के एग्जिट पोल पर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें लिखा गया है, भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी की जीत का अनुमान लगाया है। ये आंकड़े सही नहीं हो सकते। एग्जिट पोल के आंकड़े गलत हैं। एग्जिट पोल के नतीजे अक्सर गलत साबित होते हैं। बस कुछ घंटों का इंतजार और बाकी है, जब लोकसभा चुनाव से जुड़े आंकड़े पूरी दुनिया के सामने होंगे। फिलहाल एग्जिट पोल के आंकड़ों ने ही चीन और पाकिस्तान में तूफान मचा रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रफाह पर हुए हमले को देखकर हिजबुल्लाह ने अपनी सीक्रेट फोर्स को एक्टिव कर दिया है। ये सीक्रेट फोर्स दुनिया की सबसे खतरनाक किडनैपिंग फोर्स मानी जाती है और खबर है कि हसन नसरुल्लाह ने उसकी हे हारिम ब्रिगेड को खास पहाड़ों पर लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी गई। मार्च 2024 में तैनात की गई हे हारिम ब्रिगेड इजराइल की बाशान डिवीजन के तहत काम कर रही है। इसके टारगेट पर है हिजबुल्लाह की छापामार फोर्स, जो हमेशा इजरायली सैनिकों को किडनैप करने की फिराक में रहती है। 2006 में हिजबुल्लाह ने ऐसी ही किडनैपिंग की साजिश रची थी, जब लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हुए हमले ने अचानक पूरी दुनिया को चौंका दिया था। ये तभी की तस्वीरें हैं। तारीख 12 जुलाई 2006।
हिजबुल्लाह के छापामार दस्ते ने रॉकेट से हमला करके इजराइल के गश्ती दल पर हमला किया। इजराइल के 3 सैनिकों को मार डाला और फिर उसके 2 सैनिकों को किडनैप कर लिया। उन्हें छुड़ाने गए सैनिकों को भी हिजबुल्लाह ने ट्रैप में फंसा दिया था और रेस्क्यू टीम के 5 सैनिकों को भी मार डाला था। किडनैपिंग का मकसद था इजराइल की जेलों में कैद अपने लोगों की रिहाई। इसलिए 2006 के बाद 2024 में भी हिजबुल्लाह 18 साल पुराने प्लान के साथ तैयार है। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह का मकसद साफ है, किडनैप करो, डील करो, इजराइल को इंटरनेशनल मंच पर जलील करो। इजराइल की हे हारिम ब्रिगेड इस वक्त नसरल्लाह के टारगेट पर है। हसन नसरल्लाह को मालूम है कि इजराइल को अगर डराया जा सकता है, किडनैपिंग से डराया जा सकता है। गाजा के जबालिया में हमास का एक वीडियो पहले ही बहुत कोहराम मचा चुका है। रफाह के शरणार्थी कैंप पर इजरायली स्ट्राइक से पहले हमास ने जबालिया की लड़ाई का वीडियो रिलीज किया। इसमें सुरंग के अंदर इजरायली कमांडो को खींचते हुए दिखाया गया है। हमास की अल कासम ब्रिगेड की तरफ से दावा किया गया है कि इजराइल के कई कमांडो इस वक्त उसके कब्जे में है। इस वीडियो ने पूरे इजराइल में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि जिन सैनिकों को अगवा करने का दावा किया गया वो इजराइल के सील कमांडो बताए जा रहे हैं। करीब 125 इजरायली बंधक पहले से हमास के कब्जे में और उनकी रिहाई के लिए नेतन्याहू के खिलाफ तेल। आगे बढ़ते हैं। गाजा जल रहा है, रफा जल रहा है। बाइडेन का शांति प्रस्ताव भी असर नहीं करता दिख रहा। इजराइल में नेतन्याहू की युद्ध नीतियों के खिलाफ लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमास कह रहा है कि वो बंधकों वाली शर्त मानने के लिए तैयार है, लेकिन नेतन्याहू कह रही हैं कि हमास के आखिरी लड़ाके के मारे जाने तक युद्ध जारी रहेगा। सवाल है कि क्या फिलिस्तीन इजरायली युद्ध रूस यूक्रेन युद्ध की तरह अभी और लंबा खींचेगा? क्या बाइडेन का शांति प्रस्ताव भी फेल हो जाएगा? यह रिपोर्ट देखिए। हमास के खिलाफ नेतन्याहू का फाइनल वॉर। रफा टू गाजा, बम, बारूद और गोलियों की बौछार। टैंकों ने 2 शहरों को खाक में मिला दिया। हमास ने कहा शांति के लिए तैयार। इजरायल ने कहा अंतिम लड़ाके की मौत तक युद्ध रहेगा जारी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन फिलिस्तीन इजरायल युद्ध को रोकने के लिए शांति प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। दुनिया भर के कई देश नेतन्याहू से शांति की अपील कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल की आलोचना हो रही है, लेकिन नेतन्याहू के तोप के गोले थम नहीं रहे हैं। गाजा पट्टी में शुरू हुआ विध्वंस का खूनी खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजरायली सैनिकों ने वेस्ट बैंक में स्थित अकबत जब्र रिफ्यूजी कैंप पर रेड के दौरान एक 15 साल के किशोर को गोली मार दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी किशोर बुरी तरह जख्मी था, लेकिन उसे डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया गया। आखिरकार उसकी मौत हो गई। रफा में हेल्थ सर्विस पूरी तरह से ठप हो गई है। WHO के मुताबिक रफा में सक्रिय एकमात्र अल हिलाल एमिरेट हॉस्पिटल भी बंद हो गया है। भीषण संघर्ष की वजह से एक तरफ जरूरी सामान की आपूर्ति बुरी तरह से चरमरा गई है, तो दूसरी तरफ राहत एवं बचाव दल के सदस्य भी इलाके में सेवा देने से इनकार कर रहे हैं। इस बीच इजरायल ने कहा कि उसे अभी तक जो बाइडेन के पीस प्रपोजल का लिखित दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है। इजरायल ने जो बाइडेन के शांति प्रस्ताव पर विचार करने के लिए जल्द ही वॉर कैबिनेट की बैठक करने की बात कही है।
बाइडेन ने 3 सूत्रीय शांति प्रस्ताव रखते हुए इजरायल और हमास से इसे अपनाने की अपील की है। This is truly a decisive moment. Israel has made their proposal. Hamas says it wants a ceasefire. This deal is an opportunity to prove whether they really mean it. Hamas needs to take the deal. For months, people all over the world have called for a ceasefire. Now it's time to raise your voices and demand that Hamas come to the table, agrees to this deal, and end this war that they began. अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा पट्टी में शांति बहाली के लिए 3 सूत्रीय फॉर्मूला सामने रखा है। इस 3 सूत्रीय फॉर्मूले में क्या क्या है, पहले इसे समझते हैं। इसमें पहला है हमास इजरायल के बीच युद्ध विराम, घनी आबादी वाले इलाकों से इजरायली सेना की वापसी। दूसरा है इजरायली बंधकों की रिहाई, फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली। और तीसरा है गाजा के रिहायशी इलाकों का पुनर्निर्माण, घरों, स्कूलों और अस्पतालों को बनाने के लिए अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय मदद से एक विशाल पुनर्निर्माण योजना। هذا المقترح جاء متأخر ومع ذلك أن يأتي متأخرا خيرا بكثير من أن لا يأتي بتاتا، فلذلك نأمل من الله عز وجل ونأمل من الإدارة الأمريكية والمجتمع الأوروبي بشكل عام الاستمرار في الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار ومن أجل إحياء أطفال غزة ونساء غزة، لأن أكثر القتلى وأكثر الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والنساء। बाइडेन ने इजरायल और हमास के इस प्रस्ताव पर बातचीत करने की अपील की है, लेकिन मामला अभी अटक गया दिख रहा है। हमास की ओर से कहा गया है कि प्रेसिडेंट बाइडेन का प्रस्ताव पॉजिटिव है, लेकिन उसे अभी तक लिखित में कुछ भी नहीं मिला है। अब ये देखना है कि बाइडेन के शांति प्रस्ताव पर नेतन्याहू का क्या स्टैंड है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर से दोहराया है कि जब तक हमास की सैन्य और प्रशासनिक क्षमताएं नष्ट नहीं हो जाती, सभी बंधक रिहा नहीं हो जाते, तब तक गाजा में स्थायी संघर्ष विराम नहीं होगा। ऐसे में शांति प्रस्ताव पर बातचीत को आगे बढ़ाने की चुनौती बढ़ गई है। इससे पहले हमास ने भी इजरायल को शांति प्रस्ताव दिया था, जिसे इजरायल ने मानने से इनकार कर दिया था। हमास के प्रस्ताव में इजरायली सैनिकों की गाजा से बंधकों को छोड़ने की बात कही गई थी। गाजा में चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से एक बड़ी खबर आपको देंगे। सीएम भजनलाल से मुलाकात का दौर। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सीएम भजनलाल से मुलाकात की है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी सीएम से मुलाकात की है। मंत्री छाबर सिंह खर्रा, जोगाराम पटेल ने की मुलाकात। संजय शर्मा ने भी सीएम से मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव मतगणना को लेकर सीएम को अवगत कराया है। आपको जानकारी दे दें कि कल 4 जून है। कल का दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में कल मतगणना होने वाली है, कल नतीजे सामने आ जाएंगे। उससे पहले सीएम से मिलने का दौर नेताओं का जारी है और कल हमने देखा था कि कल बैठकों का दौर लगातार जारी था, कई बैठकें की गई थी और आज जानकारी निकलकर सामने आई है कि सीएम भजनलाल से मुलाकात का दौर भी जारी है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सीएम भजनलाल से मुलाकात की है, मतगणना को लेकर सारी जानकारी दी है। कल किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, इसके बारे में सीएम को अवगत कराया गया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी रही, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी पहुंचे। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। बूथ पर मौजूदगी सुनिश्चित करने की खास रणनीति बनाई गई है। मतगणना के लिए बीजेपी की तैयारी। बूथ एजेंट, बूथ इंचार्ज, काउंटिंग एजेंट को निर्देश दिए गए। ईवीएम पर खास तौर से नजर रखने को कहा गया है। 7 चरणों के चुनाव में बीजेपी की रणनीति विपक्ष के मुकाबले जबरदस्त नजर आई। अब मतगणना के दिन भी बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ईवीएम की सुरक्षा का मुद्दा सभी पार्टियों के लिए बेहद अहम है। ऐसे में बीजेपी ने भी इसके लिए खास तैयारी की है। मतगणना केंद्रों पर ईवीएम की सील चेक करने को कहा गया है। अगर ईवीएम का सील ठीक नहीं है या छेड़छाड़ का आभास होता है तो ऐसे में ईवीएम को लेकर आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है। हर ईवीएम के बीच एक सफेद कागज होता है। किसी ईवीएम में सफेद कागज नहीं है तो आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है। ये तो रही ईवीएम की सुरक्षा की बात। आपको बता दें कि 4 जून यानी जिस दिन मतगणना है उस दिन के लिए भी बीजेपी ने खास तैयारी कर रखी है। मतगणना के लिए बीजेपी की तैयारी। ईवीएम मशीन उम्मीदवारों और एजेंट के सामने ही खोले जाएं।
फॉर्म 17C को देखें कि कितने वोट लिखे हैं और कितने वोट पड़े हैं। बूथ एजेंट, बूथ इंचार्ज को आईडी कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मतगणना केंद्रों पर गिनती शुरू होने से पहले ही पहुंचने को कहा गया है। मतगणना के आखिरी वक्त तक मतगणना केंद्रों पर ही डटे रहने का भी निर्देश दिया है। विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, बीजेपी की तैयारी एक पेशेवर पार्टी की तरह होती है। यही कारण है कि ऐसी रणनीति जीत का झंडा बुलंद करने में अहम भूमिका निभाती है। नतीजों से पहले नेताओं ने लगाए चुनाव आयोग के चक्कर। इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग को दिए सुझाव। बीजेपी ने उठाया मतगणना के प्रोटोकॉल का मुद्दा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के नतीजों का वक्त पास आ रहा है, नेताओं के दिलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, हर नेता मतगणना को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है और यही वजह है कि रविवार को इंडिया गठबंधन और बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में बीजेपी नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के सामने मतगणना में जुटे कर्मचारियों की ट्रेनिंग के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। बीजेपी की मांग है कि चुनाव आयोग मतगणना के प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करे, मतगणना की प्रक्रिया में पूरी सेफ्टी और सुरक्षा बरती जाए, चुनाव प्रक्रिया को कमजोर करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। वहीं इंडिया गठबंधन ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात कर मतगणना से जुड़ी तैयारी पर चर्चा की। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने बैलेट पेपर को पहले गिने जाने का मुद्दा भी उठाया। विपक्षी गठबंधन ने भी चुनाव आयोग के सामने कई मुद्दे उठाए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है पोस्टल बैलेट के रिजल्ट ईवीएम से पहले जारी किए जाएं, काउंटिंग के दौरान पर्यवेक्षण नियमों को लागू कराएं, मतगणना की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो और कंट्रोल यूनिट का वेरिफिकेशन हो। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। उसके पहले पति गुलाम हैदर के भारत में वकील ने पानीपत कोर्ट में याचिका लगाई है। कोर्ट ने सीमा को पेश होने का नोटिस भी जारी किया है। देखिए रिपोर्ट। पहले सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत में अवैध तरीके से आई। ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा से शादी का दावा किया, उसके परिवार के साथ रहने लगी। लेकिन पाकिस्तान में बैठा उसका पहला पति गुलाम हैदर सीमा को चैन से नहीं बैठने दे रहा। वो भारत में अपने वकील के जरिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। सीमा हैदर की अब एक और नई मुश्किल बढ़ने जा रही है। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा के बाद अब उसके खिलाफ पानीपत में केस किया गया है। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने पानीपत कोर्ट में याचिका लगाई। मोमिन ने सोशल मीडिया पर उनकी छवि को खराब करने का आरोप लगाया है। मोमिन का कहना है कि कोई भी विदेशी शख्स भारत सरकार की इजाजत के बिना फिल्म या रील नहीं बना सकता। लेकिन सीमा हैदर सोशल मीडिया पर पूरी तरह एक्टिव है और वो लगातार रील बना रही हैं। सीमा उनके, गुलाम हैदर और भारत के लोगों के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रही हैं। कोर्ट ने मोमिन मलिक की याचिका को स्वीकार कर लिया। उसके बाद सीमा हैदर को 2 जुलाई के दिन कोर्ट में पेश होने का नोटिस भी जारी कर दिया। मोमिन के मुताबिक सीमा हैदर रबुपुरा थाना प्रभारी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, गूगल और इंस्टाग्राम को नोटिस जारी किया गया है। मोमिन मलिक ने सीमा, सचिन मीणा और वकील एपी सिंह पर मानहानि का नोटिस भी भेजा है। पहले सचिन और सीमा पर 6 करोड़ तो एपी सिंह पर 5 करोड़ का नोटिस भेजा था। अब ये राशि भी बढ़ गई है। मोमिन का कहना है कि सीमा ने उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया है, यहाँ तक कि उन्हें आतंकवादी बताया गया। हवाला का पैसा आने की भी बात कही। उन्होंने सीमा के YouTube चैनल को बंद करने के लिए सरकार को पत्र भी लिखा। मोमिन का आरोप है कि विदेशी कानून के तहत सीमा हैदर की तरफ से नियमों को ताक पर रखा गया है। सीमा हैदर को भारत आए 1 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। वो ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सचिन मीणा के साथ रहती है। सोशल मीडिया में भारत से लेकर पाकिस्तान तक उसकी चर्चा होती है। सीमा अक्सर ट्रोल करने वालों के टारगेट पर भी रहती है। इसको लेकर भी सीमा की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। वहीं पाकिस्तान में उसका पहला पति गुलाम हैदर चैन से नहीं बैठा। वो उसके खिलाफ कानूनी जंग लड़ रहा है। गुलाम का कहना है कि शादीशुदा होते हुए सीमा की दूसरी शादी जायज नहीं है। इस मामले में 10 जून को ग्रेटर नोएडा की एक अदालत में उसकी पेशी भी है।
जहां उसे तमाम सबूत पेश करने को कहा गया है, जिससे सीमा मुश्किल में घिरी हुई है। अब गुलाम के वकील ने पानीपत में भी उसके खिलाफ केस कर दिया है, जिससे सीमा हैदर के सामने चुनौती काफी बड़ी होती जा रही है। सीमा हैदर का पाकिस्तान से भारत आना ही दुश्वारियों भरा रहा है, जिससे उस पर कानूनी शिकंजा भी कसता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए 30 मिनट में 50 जिले। नमस्कार।